हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा देखो, आज मैं तुम लोग के लिए जेपी वाले बैच वालों के लिए जो 6 सितंबर का पेपर हुआ था उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलो आते हैं हम लोग पेपर वन पे पहले। तो देखो बच्चा, पेपर वन में देखा जाए पहले हमारा, तो देखो पेपर वन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले उसी की बात की जाए। ठीक है, पेपर वन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस पेपर वन में जो हमारा सबसे पहला सवाल है, ठीक है, देखते हैं पहला सवाल पे। पहला जो हमारा सवाल है बच्चा, ये हमारा है पोटेंशियोमीटर का सवाल। ठीक है, क्या कहता है देखो सवाल, ये सवाल हमारा कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, वह डायग्राम बना लिया जाए। ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। ये हमारा है बेटा 2.2 वोल्ट, है ना, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। यहां से फिर एक वायर है बच्चा, पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लंबाई है ये है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें कहता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहां से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक सेल लगा हुआ है, और ये सेल हमारा कितना है, Zi1। तो देखो बच्चा, कंडीशन हमारा ये है कि if the terminals of another cell, assuming ideal, are connected to 2 points 25 centimeter apart on the wire AB without altering the current in the wire AB, ये जो लगाया है तुमने, इससे हमारा इस वायर पे, इस सर्किट के करंट पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। तो सवाल कहता है कि ये हमारा ईएमएफ क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चा, इस सवाल में दिमाग हमें ये लगाना है कि इसकी वजह से इसमें कोई असर नहीं पड़ा, है ना। इसका मतलब जो करंट यहां से चलता हुआ आया है ना, वही करंट हमारा इससे पास किया, बोलो है कि नहीं। अब देखो बच्चा, एक करंट हमारा कितना होना चाहिए, तो एक करंट हमारा क्या होना चाहिए, आई शुड बी इक्वल टू, सोचो क्या होना चाहिए। तो हमारा ऊपर के सर्किट का कितना ईएमएफ है, ऊपर के सर्किट का हमारा ईएमएफ कितना है, 2.2 डिवाइड बाय ये है 0.1 ओम, है ना, और इसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 1 ओम। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 एम्पियर। ठीक है बच्चा, तो अब देखो ये 2 एम्पियर करंट आ गया। तो देखो इसको अगर ए मान लेते हो, ये बी मान लेते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो कहोगे ना आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी। ठीक है, तो आई हमारा कितना है 2, और ए बी का देखो 50 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 25 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.5। इसका मतलब ये हो गया बेटा हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। तो देखो बच्चा, हमारा अगला सवाल क्या है, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टू स्फेरिकल बॉडीज, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 18 सेंटीमीटर, इनका टेम्परेचर हमारा है बेटा, एक का T1 एक का T2। ठीक है, देखो बच्चा 22 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है, जिसको हम 1 कर रहे हैं बेटा, एक्चुअली वो 21 से स्टार्ट है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो कहता है ये टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ रेडियस ए 6 सेंटीमीटर एंड इट्स 18 सेंटीमीटर, एक का T1 बेटा, एक का T2। The maximum intensity in the emission are 500 nanometer and that of B is 1500 nanometer। देख बच्चा, एक हमारा A बॉडी है और एक हमारा B बॉडी है। ठीक है, बॉडी A के बारे में क्या कहा गया कि इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हमारा रेडियस है बेटा 18 सेंटीमीटर, है ना। अब कहता है एक का टेम्परेचर हमारा T1 और एक का टेम्परेचर हमारा T2। ठीक है, अब कहता है मैक्सिमम इमिशन के लिए, मैक्सिमम इमिशन के करस्पॉन्डिंग इसका हमारा है 500 नैनोमीटर और इसका हमारा है 1500 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब हमारा सवाल कहता है आगे, कंसिडरिंग देम टू ब्लैक बॉडी, दोनों को ब्लैक बॉडी मान लो, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए टू दैट ऑफ बी। ए और बी में टोटल एनर्जी रेडिएशन का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चा, तो देखो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम कहेंगे देखो इस करेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। तो अगर हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस्तेमाल करें, है ना, वेन्स लॉ इस्तेमाल करें, तो क्या कहते हैं हम लोग, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा लैम्डा 1 मतलब 500 बाई लैम्डा 2, ये कितना हो गया हमारा 1500, है ना, शुड बी इक्वल टू T2 बाई T1। उल्टा होना चाहिए ना, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो T2 बाई T1 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो तो रेट ऑफ इमिशन जो होता है इसका क्या होता है रेशियो, ई सिग्मा ए टी पावर 4, ये होता है ना फॉर्मूला। अब जानते हो तुम लोग ब्लैक बॉडी है तो ई इक्वल टू 1 हो गया, है ना। एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर और टेम्परेचर का पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहना चाहें क्यू ए अपॉन क्यू बी तो क्या कहना चाहिए बोलो, रेडियस ए बाई रेडियस बी का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ए बाई टेम्परेचर बी का पावर 4। ये कितना हो गया देखो, आर ए अपॉन आर बी, ये हो गया तुम्हारा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू टेम्परेचर ए अपॉन टेम्परेचर बी, ये हमारा था 1/3, उल्टा करोगे तो 3 हो जाएगा ना, तो 3 का पावर 4, इसका मतलब कितना हो गया ये 9। ठीक है ना, तो कौन सा आ गया हमारा आंसर देखो, आंसर हमारा आ गया 9। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब 23 देखा जाए बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है देखो बच्चा, 23 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा है एक पार्टिकल m, a particle of mass m having a charge q is projected from ground with a speed u at an angle theta with the horizontal। देखो बच्चा, एक पार्टिकल को जिसका कि मास m था, चार्ज q था, हॉरिजॉन्टल से u स्पीड से फेंका गया थीटा एंगल पे। ठीक है, अब कहता है एट द इंस्टेंट द पार्टिकल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, ये पार्टिकल जब पहुंच गया हमारा कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट, अब तक नॉर्मल सिचुएशन जी एक्सेलरेशन। अब वो ये बच्चा कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने फील्ड ऑन कर दिया। ठीक है, इन सच ए वे दैट पार्टिकल रीचेज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगेन, हुआ क्या, आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा, यहां से आगे बढ़ के रुकेगा, और रुक करके यहां से पार्टिकल फिर यहां से पार्टिकल आगे बढ़ के रुकेगा, और फिर पार्टिकल हमारा यहीं पहुंच गया। ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चार्ज आपका दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है कितना, ये दिया है 8 माइक्रोकूलम, मास दिया है आपका, मास दिया है आपका 1 ग्राम। ठीक है, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल था हमारा कितना 45 डिग्री। चलिए इस सवाल को सॉल्व किया जाए, है ना। तो देखो बच्चा, जिसने आपने पार्टिकल को फेंका कितने से, u स्पीड से, है ना। तो देखो बच्चा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा, इसका मतलब कितना हो गया 5√2 मीटर पर सेकेंड, होगा ना, होगा ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है ना। अब यहां पहुंचने के बाद ना आपने फील्ड ऑन किया बच्चा, तो फील्ड जब आपने ऑन किया उसके बाद से फोर्स लगना शुरू हुआ, उसके पहले तक सिर्फ जो फोर्स था वो कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक है, तो अब हम चलो बात करें यहां से लेकर के वापस यहां तक बात करें। ठीक है, तो क्या कह देंगे हम कि पार्टिकल यहां से कितना आगे गया होगा, तो आप कहेंगे ये रेंज बाई 2 का बराबर गया होगा ना, और कितना हाइट गया होगा, h गया होगा, है ना। और यूजुअली जितना जाया करता है उतने ही गया होगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, यहां से लेकर के वापस हम यहां तक की बात करना है, तो पहले मान लेते हैं ए से b, और फिर b से वापस a। ठीक है, तो क्या कहेंगे, b से a आने की बात, वापस आने की बात में क्या कहोगे कि हमारा टाइम कितना लगेगा,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ पता है ना आपको। टाइम वगैरह पे असर किसका पड़ता है, सिर्फ वर्टिकल मोशन का ना, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में ऑन हुआ तो वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है ना बेटा, वर्टिकल को अफेक्ट नहीं करेगा ये, है ना। मतलब जितने समय में इसको जमीन पे गिरना था उतने ही समय में अभी भी वहां जाएगा वो, राइट ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यू वाई बाई जी। यू वाई कितना हमारा, यू वाई हमारा है 5√2 डिवाइड बाई जी 10, इसका मतलब 1/√2 सेकेंड, है ना। और देखो बेटा इस 1/√2 सेकेंड में पार्टिकल यहां से यहां आ गया ना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। देखो बेटा पीछे आ गया ना ये, इसका मतलब ये कितना है, ये है -r/2, पीछे आ गया ना, तो कितना होगा हमारा ये माइनस ऑफ हाफ ऑफ रेंज यू स्क्वायर साइन 2 बाई जी इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया माइनस ऑफ हाफ ऑफ 100/10 इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। देखो बच्चा ये था हमारा 5√2, ये था हमारा 5√2, है ना। 5√2 के बाद क्या, 5√2 इंटू टी हमारा कितना, इंटू टी हमारा 1/√2, 1/√2, फिर प्लस के बाद हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चा, तो देखो ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया, ये बच्चा -5 इज इक्वल टू 5, इसके बाद माइनस ये हो गया हाफ, है ना, क्यू ई बाई एम हो गया 8 इंटू 10⁻³ इंटू ई, और इंटू फिर से हो गया हाफ, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 टाइम्स, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, उधर ले चले इसको, इधर आ गया तो हमारा हो गया 4 इंटू 10⁻³ ई। देख लो सही है ना ये, इधर आ गया तो 5 इंटू, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल टू ये हो गया हमारा 10, राइट ना। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, तो हाफ रेंज बाई 2, वापस ऐसे गिरा तो रेंज बाई 2, है ना, यू स्क्वायर साइन 2η/जी, ये 100/10 हो गया, ये यू एक्स हो गया हमारा 5√2 इंटू 1/√2 प्लस हाफ एक्स क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर 1/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ इंटू टी हाफ 4 इंटू 2 हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा हमारा 2, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, सो आंसर इज 5। ठीक है बच्चा, अब आते हैं हम लोग अपना अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में 24 क्या कहता है, एक पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of charge q and mass m is projected from the origin with a velocity v equal to v naught I cap in a non uniform magnetic field। देखो बच्चा एक पार्टिकल है चार्ज q मास m का, उसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया v naught I cap, है ना, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में जहां मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ये है -v naught x k cap। ठीक है, where b naught and v naught are positive constant। ठीक है, the maximum positive x direction of the particle during its motion is, कहता है बेटा मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है ना, मैक्सिमम x की वैल्यू कितना दूर जा सकता है, where x is an integer calculate the value of f, कहां तक वो जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है बच्चा, तो देखो फील्ड हमारा किधर है,
नेगेटिव x में, इधर की ओर हमारा फील्ड है बेटा, है ना। पार्टिकल का ऐसे माना जाए x, ऐसे माना जाए y। पार्टिकल को हमने यहां से फेंका, इस तरह से फेंका विथ ए वेलोसिटी v नॉट। ठीक है बच्चा, तो देखो ये v है, ये b है, तो f लगेगा। यहाँ ऑरिजिन से फेंका था पार्टिकल को, x इक्वल टू 0 था बेटा यहाँ, तो फील्ड हमारा 0 था, है ना। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बेटा, वैसे वैसे पार्टिकल मुड़ता जाएगा ना, ऐसे ऐसे। बोलो, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा बेटा, वैसे वैसे मुड़ता जाएगा। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। तो आगे किसी पॉइंट पे आकर के ये पूरा ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, ऐसे जा करके वो ऐसे मुड़ेगा। तो यही ना हुआ इसका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। बोलो, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलो मान लेते हैं इस वाले पोजीशन पे इसकी हमारी ये वेलोसिटी वेक्टर है। कितना है? यह है वी एक्स आई प्लस बी वाई जे, है ना। हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी वेरी नहीं करेगा, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। अब देखो इस पे जो हमारा फोर्स लगा होगा वो ऐसे लगा होगा, फोर्स एफ वेक्टर, है ना। ठीक है, कितना लगा होगा? तो देखो बेटा, इस वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट हमारा वी एक्स और वी वाई है, तो वी एक्स की वजह से ऐसे फोर्स होगा, बोलो, है ना। चलो, फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो तो कितना होता है बेटा, क्यू बी वेक्टर हमारा बेटा वी एक्स आई प्लस बी वाई जे, है ना। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? माइनस बी नॉट एक्स के कैप। तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा क्यू एक्स वी एक्स, क्यू एक्स वी एक्स इंटू बी नॉट, आई क्रॉस के माइनस जे, फिर माइनस, तो ये हो गया बेटा जे कैप। और ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा क्यू इंटू बी वाई इंटू बी नॉट इंटू एक्स इंटू बी वाई। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा हो गया बेटा आई कैप। तो देखो एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ हमारा एक्सेलरेशन, एक्स में एक्सेलरेशन ये हो गया ना, ये हो गया माइनस क्यू वी वाई बी नॉट एक्स बाई एम। और y में क्या हो गया? देखो एक्सेलरेशन, y में हमारा हो गया एक्सेलरेशन q v वी एक्स क्यू क्यू वी एक्स एक्स बी नॉट बाई एम। ठीक है बच्चा, तो देखो इस इक्वेशन में जो हमारा आया यहाँ पे, इस क्या कर लो, इस इक्वेशन को अब यूज कर लो। किसको? इस वाले इक्वेशन को। तो क्या लिखे हम लोग बेटा यहाँ पे, ए वाई इक्वल टू क्यू वी एक्स एक्स इंटू बी नॉट बाई एम। इसको लिख दो बेटा डी बी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स बी एक्स, है ना बेटा। इसको देखो, इसको देखो, तो ये बन जाएगा हमारा क्यू बी नॉट बाई एम एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है बच्चा, और ये हमारा क्या है? डी बी वाई बाई डी टी, डी टी कैंसिल कर लो, तो क्या हो गया? डी भी वाई इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू वी वाई, 0 टू वी वाई और 0 टू एक्स। अब देखना बेटा, जिस पॉइंट पे एक्स मैक्सिमम होगा, आगे नहीं गया, यहां पूरी की पूरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? वी नॉट, जबकि इनिशियल पूरी वेलोसिटी एक्स में थी। ठीक है, तो क्या हो गया ये? वी नॉट इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम एक्स स्क्वायर बाई टू, सो एक्स इक्वल टू 2m वी नॉट बाई क्यू बी नॉट स्क्वायर रूट, यही हमारा आएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका आंसर? अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है बच्चा, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखा जाए। तो देखो बेटा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ये सर्कुलर रिंग है जिसका की रेडियस a है, इज मेड ऑफ ए रिंग
मेड ऑफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस लैम्डा पर यूनिट लेंथ। देखो बच्चा 25 नंबर क्वेश्चन में एक सर्कुलर रिंग मान लो, रेडियस ए का है ना, रेडियस हमारा इसका ए है, मेड ऑफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस लैम्डा पर यूनिट लेंथ। द रिंग इज माउंटेड ऑन ए कार such that ring remains vertical. The car moves along a horizontal circle of radius r, completes n revolution per minute, है ना। If horizontal component of the earth's magnetic field is h, bh, ठीक है। The average rate at which heat is produced in the ring is given by average rate, है ना बच्चा। तो देखो कहता है रिंग हमारा, सोचो बेटा रिंग ऐसे रखा गया है ना, और देखो ये सर्किल में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा ना, कार के साथ साथ, बोलो कार के साथ साथ ऐसे घूमेगा ना बेटा। तो देखो कार के साथ जब ऐसे घूमेगा तो समझो रिंग भी देखो, जब कार यहां से 180 डिग्री घूम गया तो रिंग भी देखो ये फेस सामने था, अब ये फेस आ गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जितना कार के घूमने का एंगुलर स्पीड है बेटा, उतने ही रिंग के भी घूमने का भी एंगुलर स्पीड है। तो ओमेगा कितना हो गया कार का, दे दिया हमारा n रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब 2 पाई इंटू n बाई 60, इसका मतलब पाई n बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अब कहता है कार में रेडियस r में घूम रहा था बच्चा वो, है ना। अब कह रहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज h, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितना होगा, देखो बच्चा। तो अगर ये मान लो घूमना शुरू किया तो थीटा एंगल घूम गया टाइम टी में, तो क्या लिखोगे, थीटा कितना घूम गया, ये ओमेगा टी घूम गया, है ना। तो देखो थीटा अगर ओमेगा टी घूम गया तो अभी कितना हो गया फ्लक्स, तो फ्लक्स हो गया एरिया पाई ए स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना, इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा एच, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स बनेगा ना, क्योंकि रिंग का प्लेन वर्टिकल है। ठीक है, क्या हो जाएगा आगे देखो, तो इंटू एच इंटू कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा ये पाई ए स्क्वायर एच कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चा। तो ये अगर हमारा हो गया फ्लक्स, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा बोलो, डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, दैट इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर एच ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चा। अभी थर्मल पावर क्या होगा, थर्मल पावर क्या होगा, P इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर, है ना। ई स्क्वायर कितना हो गया देखो, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, रेजिस्टेंस है ना बेटा, कितना रेजिस्टेंस, लैम्डा पर यूनिट लेंथ, सो लैम्डा इंटू 2 पाई ए। ठीक है। तो देखो बेटा एक पाई कट गया, एक ए कट गया, तो कितना हो गया हमारा ये, देखो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पाई, पावर कितना हो गया, पाई ए एच स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लैम्डा, है ना, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है बच्चा। हमसे कहा गया एक रिवोल्यूशन में कितना, इसका मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फुल साइकिल में इंटीग्रेशन, तो क्या कहोगे, हीट इक्वल टू पावर dt इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। साइन स्क्वायर थीटा है ना बेटा का एवरेज क्या हो जाता है हाफ, कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ, साइन कॉस का एवरेज 0, तो कितना हो जाएगा एवरेज, तो कहेंगे एवरेज पावर इनटू टाइम। एवरेज हो गया हमारा पाई ए एच स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लैम्डा। टाइम कितना बेटा, टाइम 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना हो गया ये, पाई ए एच स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 लैम्डा इंटू 2 पाई बाई कितना था ओमेगा, पाई एन। ये चलो ओमेगा भी है ही हमारा, तो ओमेगा कैंसिल कर लिया जाए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, पाई स्क्वायर ए एच स्क्वायर बाई 4 लैम्डा, है ना, तो हो जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है। वका ओमेगा, ओमेगा पुट कर लो, ये हो जाएगा हमारा पाई एन बाई 30। ठीक है। ओमेगा हमारा पाई एन बाई 30, तो क्या आया देखो वैल्यू
ये पाई का पावर x, तो पाई का पावर x कितना हमारा है, ये 3600 लैम्डा। n की वैल्यू पुट करनी है क्या, h स्क्वायर n स्क्वायर, n स्क्वायर भी था बेटा, यहां पे देखो हमें क्या निकालना है, अच्छा एवरेज हमें पावर निकालना था ना, रेट निकाल, पावर ही निकालना था बेटा हम लोग को, तो ये करने की जरूरत नहीं, सिंपल हमारा एवरेज पावर चाहिए, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, पाई ए एच स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 लैम्डा इंटू हाफ। ठीक है, तो देखो बच्चा ये हो गया पाई ए एच स्क्वायर बाई 4 लैम्डा, है ना, इंटू ओमेगा ए स्क्वायर, कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, देखो ये हो गया पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 30 का स्क्वायर हो गया 900, है ना, इसका मतलब x इक्वल टू 3। ठीक है बच्चा, ठीक है, अब चलो आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए। ठीक है बेटा, चलो पतला बनाया जाए, यहां से रे इस पे गिरी है नॉर्मली, रे इस पे गिरी है नॉर्मली, तो पहले सरफेस से बेटा कोई डिविएशन नहीं, स्ट्रेट इंटर कर जाएगा ये तो यहाँ पे, है ना, ये जो रे हमारा है वो यहीं से बाहर निकल गया। ठीक है, और कितना डिविएशन हुआ इसका, सेकंड लिखा है, नीचे लिखा है 1 डिग्री 50 मिनट, तो इसका मतलब 1 की बात करो तो डेल्टा 1 हमारा कितना है, ये 1.25 डिग्री। ठीक है बच्चा, और इसमें हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है म्यू -1 इंटू ए, थिन प्रिज्म के लिए क्वेश्चन में लिखा था ना स्मॉल एंगल। अब देखो बच्चा रे जब यहां से आई, अच्छा यहां देखो ये अगर एंगल ए है, ये 90 माइनस ए, तो ये ए हो गया ना। अब इसका देखना, यहां पे आया क्वेश्चन में कहता है कि यहां से ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, यहां से अगर ये रिफ्लेक्शन हो गया तो यहां से रे ऐसे आया, है ना। अब देखना बेटा ये ए है, ये भी ए है, रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी ए हो जाएगा, और इस नॉर्मल से देखो ये हमारा कितना हो जाएगा 2a, है ना। और क्वेश्चन में कहता है कि रे यहां से बाहर निकला तो ये था हमारा 6 डिग्री 30 मिनट, 6 डिग्री 30 मिनट हमारा ये एंगल था बच्चा। तो देखो बेटा ए वाले पे गिरा है तो उतना डिविएशन है ना। तब सोचो 2a पे गिरा होता तो कितना होता डिविएशन, तो कहते यहां होता डिविएशन दूसरे वाले के लिए, ये होता म्यू -1 इंटू 2a, इसका डबल होता है कि नहीं, है ना बेटा, इसका डबल होता। ठीक है, तो सीधे डबल पुट कर लो तो कितना हो जाएगा ये 2.5 डिग्री। अब देखो प्लस, अब यहां देखो डिविएशन कितना है, ये डिविएशन हमारा रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन के डिविएशन में क्या लिखते हो एंगल, तो लिखते हो रिफ्लेक्शन के डिविएशन में एंगल लिखते हैं क्या हम लोग, पाई -2i, तो पाई माइनस हो गया ये 2a, पाई माइनस हो गया ये 2a। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा ये जो हमारा पाई -2a है, ये हमारा पाई -2a है ना बेटा। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, अब यहां देखो कितना हमारा, तो ये रे अगर मान लो ऐसे निकल जाता तो कितना होता, पाई होता, लेकिन अभी कितना हो गया डिविएशन, तो कहेंगे पाई में से इतना कम हो गया, पाई में से इतना कम हो गया, तो कितना कम हो गया, तो कहेंगे पाई माइनस 6.5 डिग्री। देखो ऐसे से अगर पूरा ऐसे आता तो होता ना पाई, अभी क्या हो जाएगा हमारा, पाई और पाई कैंसिल, इसका मतलब 2a इक्वल टू 4 डिग्री, तो a इक्वल टू 2 डिग्री। ठीक है, चलो अब आया जाए अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है ए मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, एक आदमी है 50 किलोग्राम मास का,
एक आदमी हमारा है 50 किलोग्राम मास का, फ्रीली गिर रहा है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर इनटू ए स्विमिंग पूल, है ना, एंड जस्ट कम्स टू रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द पूल। देखो बच्चा, ये हमारा मान लो स्विमिंग पूल है ना बेटा, ऊपर हमारा एयर, यहां से एक आदमी 40 मीटर ऊंचा से गिरना शुरू किया, ठीक है, और स्विमिंग पूल की गहराई पे आकर के यहां हमारा रुक गया। तो ये हमारा क्या दिया है, h, तो यहां हमारा v हो गया 0, ठीक है। तो सवाल हमारा है कि देखो बेटा, पानी में इंटर करने के बाद जो ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगा है ना, जो ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगा है, ये तुम्हारा 1000 है ना। डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है, तो यहां से लेके यहां तक लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स बराबर डेल्टा के। तो देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू h प्लस डी, अगर h से गिरा है बेटा ये, प्लस एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस r इंटू डी, सॉरी ये डी मान लिया जाए, डेप्थ डी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी u0 v0, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 40 प्लस डी इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1000 इंटू डी, ये कैंसिल करो 2 टाइम्स, इसका मतलब d इक्वल टू हो गया बेटा 40, ठीक है। ओ, तो इसका आंसर गलत है बच्चा, इसका आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बोट हैज टू क्रॉस ए रिवर एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है बच्चा, एक बोट को जल्दी से जल्दी रिवर क्रॉस करना है। इन डूइंग सो इट टेक्स 4 सेकेंड less than if it travels by shortest path. Let the water width of the river is d, velocity of river water is 8 meter per second, and boat can travel in still water with a velocity of 17 meter per second. Find the value of d by 170। देखो बच्चा, ये एक रिवर मान ली जाए, है ना, तो देखो बच्चा, ये सवाल कहता है a boat has to cross a river as soon as possible. If it doing so it takes 4 सेकेंड लेस देन, अगर वो ऐसे ट्रेवल करता है तो इसको 4 सेकेंड कम लगता है ना बेटा, किसके मुकाबले में, इट ट्रेवल्स बाय शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो बेटा, ऐसे वो जा नहीं पाएगा ना, बात समझो, अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है और वाटर हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से, तो आदमी बेटा ऐसे स्टार्ट नहीं किया होगा, है ना, ऐसे स्टार्ट किया होगा 17 मीटर पर सेकेंड से, और वाटर की वेलोसिटी ऐसे मिली होगी उसको कितनी, 8, है ना, तो रिजल्टेंट उसका हो गया होगा ऐसे, बोलो, ठीक है। तो बेटा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, है ना बेटा। तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगना चाहिए, तो टाइम होना चाहिए d बाई स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब कहता है कि अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया, तो शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करने के लिए परपेंडिकुलरली स्टार्ट करना चाहिए ना बेटा, तो ये परपेंडिकुलरली स्टार्ट करेगा तो वाटर की वेलोसिटी ऐसे मिलेगी और यहां पहुंचेगी, है ना, और इसको क्रॉस करने में कितना समय लगता है जानते हो तुम लोग ना, ये होता है d अपॉन v। तो कहता है इन दोनों का डिफरेंस हमारा 4 सेकेंड है, तो d का वैल्यू चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बेटा, ए यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग फील्ड, यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग फील्ड है B इक्वल टू C माइनस के टी, where k and c are positive constant, t हमारा टाइम है। if applied perpendicular to the plane of a circular loop of radius a and resistance r, find the total charge that will pass through any point of the loop by the time b becomes 0। जितने देर में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो गया उतने देर में कितना चार्ज पास किया। तो देखिए बच्चा, इनिशियली
अगर कहें t इक्वल टू 0 तो फील्ड आपका है बेटा c, है ना। तो फ्लक्स हमारा कितना है इनिशियल, तो कहेंगे c इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चा, ठीक है ना। अब कहोगे जब फील्ड हमारा 0 हो जाएगा, जब फील्ड हमारा 0 हो जाएगा तो t कितना हो जाएगा, बोलो c बाई के हो जाएगा, है ना। और फील्ड 0 तो ऑब्वियस ही बात है फाइनली फ्लक्स भी 0, है ना बेटा। जब फाइनली फ्लक्स भी 0 हो गया तो टोटल चेंज इन फ्लक्स कितना आया, तो चेंज इन फ्लक्स हमारा हो गया c इंटू पाई ए स्क्वायर। ठीक है बच्चा, रेजिस्टेंस सवाल में r दिया हुआ है तो फिर हमारा चार्ज और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डेल फाई बाई आर, इसका मतलब c पाई ए स्क्वायर बाई आर। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बच्चा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर इज व्यूड फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन, फाइंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। देखो बच्चा कहता है कि स्फीयर मानो ये प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। और हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.5, डायमेट्रिकली यहां से दिया देखा जा रहा है ना बेटा। तो पूछा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, है ना बच्चा। तो देखो स्फीयर तो हमारा यहीं से पास करेगी ना बेटा, बोल। तो इस सरफेस से पास करने के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, यू कितना हो गया -2r इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, इस सरफेस का r नेगेटिव हो जाएगा ना, -r। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया हमारा ये 1 बाई वी इज इक्वल टू r कितना देखो, r दिया हुआ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम r के फंक्शन में निकाल लेंगे। ये कितना हो गया देखो बेटा, ये प्लस हो गया ना, तो 1/2r, ठीक है। और इधर ले चलो तो ये हो गया माइनस कितना बेटा 3/4r, इसका मतलब कितना हो गया ये हो गया -1/4r। ठीक है बच्चा, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलते हो, म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी बाई यू बोलते हो ना स्फेरिकल सरफेस के लिए। म्यू वन अपॉन म्यू टू 1.5 बाई 1 इंटू वी हो गया -4r बाई यू कितना बेटा -2r, तो कितना आ गया 3। ठीक है, अब चलो आगे बढ़े क्वेश्चन में। अब आ गया हमारा ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है वॉल इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, एक वॉल है इसमें 2 लेयर बने हुए हैं ए और बी ऑफ द सेम थिकनेस बट डिफरेंट मटेरियल आर शोन, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज थ्राइस दैट ऑफ बी। देखो बच्चा 2 वॉल मान लो, बीच का है बाउंड्री, है ना, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। अब कहता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज थ्राइस दैट ऑफ बी, बी के मुकाबले में ये 3 टाइम्स है। इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों में डिफरेंस बेटा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो लेयर ए में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, है ना बच्चा। देखो तो ये हमारा डिफरेंस मैंने मान लिया कि यहाँ हमारा है बेटा टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 36 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यहाँ से मान लो, यहाँ मान लिया जाए T डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ हो जाएगा T माइनस 36 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। तो ये पूछा इन दोनों का डिफरेंस, चलो इन दोनों का डिफरेंस मैंने मान लिया थीटा, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया T माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चा यहां से यहां का रेट ऑफ हीट फ्लो वही होगा जो यहां से यहां का होगा। बोलो बेटा जो हीट यहां से ट्रेवल करेगा वो हीट दोनों में जाएगा ना, ठीक है। तो बताओ तो इन दोनों के लिए, इसके लिए रेट ऑफ हीट फ्लो क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, तो क्या कहोगे बोलो,
क्या होता है रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बाई थर्मल रेजिस्टेंस, है ना बेटा। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है इन दोनों का, ये थीटा डिग्री सेंटीग्रेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, है ना बेटा। लंबाई बराबर थी दोनों की ना। दोनों का सेम थिकनेस है बच्चा, तो क्या हो जाएगा ये L बाई के, 3K हो जाएगा ना इंटू ए, इक्वल टू, इसमें कितना कहोगे इन दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा 36 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस L बाई के ए। तो देखो बेटा L बाई के कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3 थीटा इक्वल टू 36 माइनस थीटा, थीटा निकाल लो। यही हमारा सवाल था ना, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 36 बाई 4, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बेटा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है ए फिक्स्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r and uniform mass density d has cavity of radius r by 2 as shown in the figure। ठीक है बच्चा। Center of the solid sphere is C while the cavity is at O। A liquid of density d by 2 is filled in the cavity। d by 2 density का liquid fill कर दो, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चा, सवाल पूछता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना बच्चा, याद है ना क्या पढ़े हो कॉन्सेप्ट, कि कोई भी स्फेरिकल बॉडी किसी भी एक्सटर्नल के लिए एक पॉइंट मास जैसा बिहेव करता है ना बच्चा, है ना। और तुमको पता है ना कि अंदर वाले लिक्विड के लिए बाहर का स्फीयर फोर्स लगा रहा है ना। तो बाहर वाले के लिए वो कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट मास जैसा। तो लिक्विड बन गया सी पॉइंट पे पॉइंट मास, तो पॉइंट मास बना दो, कितना कहोगे डेंसिटी डी बाई 2, है ना बेटा। और उसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना हो जाएगा इसका, तो r/2 है ना बेटा, r/2 का होल क्यूब। ठीक है बेटा। और देखो यहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका फोर्स लगेगा, है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड कैविटी में कितना होता है तुमको पता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लिखते थे याद करो, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, याद आया। r क्या था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो कितना है इस बार, ये है r/2। चूंकि ये ग्रेविटेशन है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/एप्सिलॉन नॉट है ना, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां होता है जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्विवेलेंट जी के है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट किसके होगा इक्विवेलेंट, 4 पाई जी के ना। बोलो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई जी रो r/2/3, इसका मतलब 2 पाई जी रो r/6। ठीक है बच्चा, तो ये फील्ड हो गया, ये मास हो गया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा m इंटू ई। m पुट करो, m हमारा कितना बेटा, तो d/2, अच्छा रो की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्फीयर की डेंसिटी d है ना, तो क्या हो जाएगा d/2 इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब इंटू 2 पाई जी डी r/6। ठीक है बच्चा, तो देखो 2 कट गया, है ना। और यहां से 2 टाइम्स यहां कटेगा तो 3 यहां भी कटेगा। ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो फैक्टर कितने का आएगा, ये हो जाएगा 1/8 और 2 यहां है, तो 1/12 का आएगा बेटा फैक्टर, है ना। देखो तो आंसर 1/12 का होना चाहिए फैक्टर इसमें। तो 1/12 का फैक्टर होना चाहिए इसमें। तो 1/18 का आंसर दिया है बच्चा, है ना। एक बार देख लेते हैं कहां मिस्टेक हम लोग का है। अच्छा 3 यहां भी तो है, 3 3 9, 9 4 जा 36 आ जाएगा हम लोग का तो बेटा ये। अच्छा 2 काट दिया था ना मैंने यहाँ, तो ये 3 हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये हमारा 3 हो जाएगा, तो 6 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ है ना बेटा। अब ले आओगे 1/18 आ जाएगा बेटा, ये 1/18 का फैक्टर आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए गए। अब शो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो बेटा 33 में क्वेश्चन क्या कहता है, ए डाइपोल मोमेंट P इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस R। कहता है बेटा एक सर्किल मान लो, है ना, इसका हमारा ये सेंटर, ठीक है बच्चा। ये डाइपोल मोमेंट हमारा P is kept at the center of a circle of radius R as shown in the figure. The radius of circle is very large in comparison to the distance between two charges of the pole। ठीक है बच्चा, A and B are the 2 point on the axis। ये पॉइंट है बेटा एक्सियल पॉइंट, ये हमारा A और ये हमारा है B, ठीक है बच्चा, और ये हमारा इसका परपेंडिकुलर, ये हमारा है D और ये हमारा है C और ये हमारा बेटा डाइपोल। तो कहता है the radius of circle is very large in comparison if VA, VB, VC and VD are the potential at A, B, C, D respectively, then which of the following is correct। तो कौन सा सही है, हमें हर जगह चाहिए बेटा पोटेंशियल, ठीक है। तो चलो पहले सबका पोटेंशियल लिख लिया जाए। तो देखो बच्चा ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एंगल 0 ना बेटा। तो देखो ना बेटा पोटेंशियल एट द एक्सिस क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये ना होगा बेटा, रेडियस अगर हमारा R है तो, ठीक। तो देखो बेटा इन दोनों का एंगल 90 हो गया, इसका मतलब VC इक्वल टू VD इक्वल टू 0, कॉस 90 0 बेटा। पोटेंशियल अगर हमारा C का कहा जाए, सॉरी A का कहा जाए तो कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा KP बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल B पे कहा जाएगा तो एंगल आपका बेटा 180 हो गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस KP बाई आर स्क्वायर। तो देख लो ऑप्शन, ऑप्शन हमारा A गलत, B गलत, है ना, C हमारा सही है बच्चा, है ना, C सही है और D हमारा गलत है। C ऑप्शन हो गया आंसर इसका ना। अब आ जाए 34 नंबर पे। तो देखो बच्चा 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इन द फिगर द ब्लॉक A ऑफ मास M is placed on the block of mass B of mass 2m rest on the floor। The coefficient of friction between A and B as well as that between the floor and the B is mu। देखो बच्चा सवाल कहता है सरफेस मान लो, सरफेस पे एक ब्लॉक मान लो, ब्लॉक का मास ये 2m है और इस पे हमारा मास m है ना बच्चा। ये हमारा है A और ये हमारा है B, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ है बच्चा वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी है। बोथ द ब्लॉक्स आर गिवन सेम वेलोसिटी टू द राइट, दोनों को दिया सेम वेलोसिटी हमने दाईं तरफ u से, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, A का एक्सेलरेशन B के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है बच्चा। तो सोचो इस कंडीशन में हमसे पूछा गया A और B के रेस्पेक्ट में क्या होगा एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो पहले तो ये सोचो कि दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा क्या, पहले इसका सिस्टम मान के सोचो, है ना बेटा। चलो पहले सिस्टम मान लेते हैं, है ना बेटा। तो देखते हैं फॉर सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, मास हो गया 3m और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर म्यू इंटू 3m इंटू जी। इसका मतलब इसका पीछे की तरफ क्या होगा एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू जी। बोलो ये हो जाएगा ना फोर्स बाई मास, ठीक है बच्चा। अब सोचो फॉर ए ओनली की बात करो, तो अगर A का भी हम एक्सेलरेशन इधर की ओर बोल दिए सेम कितना म्यू जी, है ना बेटा। तो ये फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा M A, ये हो जाएगा बेटा म्यू एम जी। क्या आया, लिमिटिंग के बराबर ना आ गया बेटा। जब लिमिटिंग से एक्सीड करता तब ना तुम कहते कि स्लाइड करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर। इसका मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन बच्चा 0 हो जाएगा, ठीक है, समझे बात, है ना। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? 35 कहता है द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ 1/v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ जो दिया हुआ है आपका 1/v वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। द देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1/3। तो देखो 1/3 फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो देखो बेटा जैसा कि हमारा सिचुएशन है 35 नंबर सवाल में कि ग्राफ में हमारा क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो d ऑफ y बाई डी एक्स। ये कितना है? इधर से एंगल 45 बेटा, इसका मतलब स्लोप -1 हो गया। अब सोचो dy बाई डी एक्स क्या होगा? d ऑफ y 1/t हो गया ना ये। इसका मतलब -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ -1/v² dv अपॉन dt। इसका मतलब 1 इक्वल टू 1/, जिस समय टाइम दिया गया 3 सेकेंड, वहां हमारा कितना है वेलोसिटी? 1/√3। तो v हमारा हो गया √3 है ना, इंटू स्क्वायर, और ये हमारा एक्सेलरेशन। तो a कितना बेटा? ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ये कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ द स्फेरिकल आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी फॉल्स फ्रॉम t1 to t2 in t second, then time t is the temperature of an spherical isolated body, है ना बेटा, मतलब बॉडी एकदम अकेला है ना। तो बॉडी अगर अकेला होगा तो कितना इसका होगा बोलो? कहेंगे रेट ऑफ इमिशन इक्वल टू ई सिग्मा ए टी पावर 4, यही हमारा होगा ना। ठीक है, तो अगर इसका टेम्परेचर T1 से T2 गिर गया तो देखो बच्चा Q हमारा क्या होगा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो ये Q हमारा क्या हो जाएगा? dQ बाई dt, और dQ कितना होगा? m इंटू एस। तो हो जाएगा dt अपॉन dt माइनस इक्वल टू ई सिग्मा ए टी पावर 4। इसका मतलब माइनस ms बाई ई सिग्मा ए dt बाई टी पावर 4 इक्वल टू dt इंटीग्रेशन, है ना, 0 से टाइम t, और ये t1 से t2। तो देख रहे हो कि t पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा तो 1/t का पावर q आएगा ना। इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखो t क्यूब वाला ऑप्शन होना चाहिए बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P कैन बी टेन आइज K tan अल्फा बाई 2, तो वैल्यू ऑफ K क्या होना चाहिए? देखो बच्चा इधर हमारा एक डॉट लाइन है ना, और ऐसे एक वायर को मोड़ दिया गया, एक ऐसे करंट आके ऐसे निकल गया, है ना। दोनों तरफ एंगल हमारा बराबर है अल्फा। ठीक, तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट P वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर लिखी जाए K tan अल्फा बाई 2, तो K का वैल्यू क्या होगा? तो देखो बच्चा ये दूरी को अगर हम D दिया हुआ है ना, तो देखो अगर इसको यहां से आगे बढ़ाओ, है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ना बेटा। हमारे फॉर्मूले में क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है दूरी। तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। तो 4 पाई आर कितना? ये डिस्टेंस। अब देखो ये d है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा d साइन अल्फा। ठीक है, इंटू देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है ना बेटा। तो इस तरफ का एंगल लेते हैं हम लोग, और एक ऊपर से एंगल लेते हैं ना बेटा हम लोग, याद करो, ऐसे का एंगल और यहाँ का एंगल है ना। जबकि यहाँ देखो एक तरफ तो ये एंगल है बेटा, और एक तरफ उल्टा है ना, ये अपोजिट है ना ये। तो ये इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस हमारा हो जाएगा साइन अल्फा, है ना, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में, हमारा फॉर्मूला में दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में थे। जबकि यहाँ देखो इसके रेस्पेक्ट में दोनों एंगल ये सेम डायरेक्शन में और ये भी सेम डायरेक्शन में, है ना। अच्छा अब देखो
हमारा एंगल जो था वो यहां से नापते थे ना हम लोग, इधर का एंगल अल्फा बीटा, और ये एंगल ये हमारा अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो इस वाले का फील्ड हमारा होगा बाहर की तरफ और इस वाले का भी होगा बाहर की तरफ, तो रिजल्टेंट फील्ड के लिए इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा इंटू, ये हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना। तो हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये मेरा हो गया अल्फा, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चा, तो अभी इस कंडीशन में देखो 4 और 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई डी साइन अल्फा, इसको लिख दो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू हो गया ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो साइन स्क्वायर कट गया हमारा, है ना बेटा। तो कितना हो गया देखो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है 2 पाई डी, और ये tan अल्फा बाई 2। ठीक है, तो कितना हो गया देख लो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ए ब्लॉक इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रोप इज फिक्स्ड टू द ब्लॉक which is pulled in the horizontal direction by applying a force F at the other end। देखो बच्चा, ये हमारा एक ब्लॉक, ये ब्लॉक पे एक रस्सी लगाई गई है ऐसे, है ना, और यहां से ऐसे खींचा गया भाई ये फोर्स F। ठीक, इसमें दो पोर्शन माने गए m/2 m/2, ये हमारा मास है 2m, मास ऑफ द हाफ है। ठीक है, तो कहता है द टेंशन इन द मिडिल ऑफ द रोप इज, मिडिल पे रोप क्या होगा, सरफेस बेटा फ्रिक्शनलेस है ना, पूरा सिस्टम एक्सीलरेट करेगा, तो ए कितना हो जाएगा F डिवाइड बाई 3m होगा ना बेटा। ठीक है, अब सिर्फ इसके बारे में सोचो, तो इसके बारे में क्या कहोगे, ऐसे हमारा फोर्स यहां मान लो T, इसका एक्सीलरेशन A, तो क्या होगा F माइनस T बराबर m मास इंटू एक्सीलरेशन F बाई 3m, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा F माइनस F बाई 6 इक्वल टू 5F बाई 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलो आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये कहता है 3 सिमिलर सेल्स, तीनों सेल एक जैसे, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, हर सेल का बेटा EMF 2 वोल्ट है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सेंड्स द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, चाहे सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ करंट सेम जाएगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज। देखो बच्चा, 3 सिमिलर सेल तो पैरेलल सीरीज में लगा दिया जाए, है ना, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हो गया हमारा 2 ओम, ये रेजिस्टेंस R, ये R, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो देखो बेटा करंट अभी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए EMF, तो 6 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ये 2 है बेटा, ऊपर हो जाएगा हमारा 3R। ठीक, अब सबको कर दिया गया पैरेलल में, अब सबको कर दिया गया पैरेलल में, तो अब हमारा सभी आ गया बेटा पैरेलल में, तो ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2 ओम। ठीक है, तो अब देखो अब कितना आएगा करंट आई, तो देखो बेटा पैरेलल में अगर सिमिलर होते हैं सेल, तो पता है ना EMF का इक्विवेलेंट सेम रह जाता है ना, जबकि रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है R/3। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों करंट हमारा बराबर है, इसका मतलब 6/2 प्लस 3R इज इक्वल टू 2/2 प्लस R/3, 3 ऊपर करो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 3R इक्वल टू 6 प्लस R,
इसका मतलब 2R इक्वल टू 4, तो R कितना आ गया 2 ओम, है ना। तो I कितना होना चाहिए, I होना चाहिए 6/2 + 6 इक्वल टू 3/4 एम्पियर। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे आया जाए तो 40 कहता है द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर shown in the figure above the charge q while the right plate is uncharged at t equal to 0। देखो बच्चा, कहता है द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर shown in the figure है चार्ज प्लस q और दूसरे पे चार्ज 0 है। टोटल चार्ज ऑन द राइट प्लेट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच विल बी। ठीक है बच्चा, तो देखो मान लो ये कैपेसिटर हमारा और ये हमारा सेल, पहले से हमारा चार्ज इसके ऊपर था बेटा प्लस क्यू, यहाँ पे था 0। ठीक है, सेल से चार्ज जब फ्लो करेगा तो मान लो सेल से चार्ज फ्लो कर गया बेटा x, है ना। तो सेल से चार्ज अगर फ्लो कर गया x, तो x यहाँ से आया तो यहाँ हो जाएगा q + x, और यहाँ हो जाएगा x यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -x। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वही होना चाहिए जो सेल के बराबर है ना बच्चा। तो सवाल पूछा था हमसे क्या, टोटल चार्ज ऑन द राइट प्लेट पे चार्ज कितना है, तो -x है बच्चा, है ना। तो कैसे लिखोगे, देखो लूप में घूम जाओ, इधर से आओ, क्या लिखोगे, टच करोगे माइनस, है ना बेटा। अब यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, याद है ना, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले चार्ज के लिए होता है ना। तो देखो बेटा, अगर इसके लिए हम काउंट करें तो Q1 + Q2/2 बाहर कितना हो जाएगा, Q/2। ठीक है ना बच्चा। अब देखो, अब ये हमारा Q/2 है और ये Q + x है, इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, Q/2 + x, तो यहाँ कितना होना चाहिए, x - Q/2। बोलो बेटा, -x - Q/2 इक्वल अपोजिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, तो कहोगे Q/2 + x/c, चार्ज बाई सी शुड बी इक्वल टू EMF। इसके बराबर जब तक सेम नहीं होगा तब तक हमारा चार्ज फ्लो करता रहेगा ना बेटा। इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा C - Q/2। चूंकि यहाँ -x है तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा दोगे, आगे माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे बेटा पेपर 1 में, है ना। अब पेपर 2 करेंगे फिर कभी, अभी के लिए बाय।